बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर न्यूक्लियाई चैप्टर 13 है ये। इसके एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे जो बचे हुए हैं। 1 से लेकर 4 तक के पॉइंट्स हमने कर लिए थे, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसका पार्ट 1 देख लेना चाहिए जिससे कि ये पॉइंट्स इजीली समझ में आ जाए। तो अब देखते हैं 5th पॉइंट। फॉर फ्यूजन द लाइट न्यूक्लियाई मस्ट हैव सफिशिएंट इनिशियल एनर्जी टू ओवरकम द कूलम्ब पोटेंशियल बैरियर, दैट इज व्हाई फ्यूजन रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर। बच्चों फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो वहां पर ये जो कूलम्ब पोटेंशियल बैरियर है ये रुकावट पैदा करता है। यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो इसलिए फ्यूजन रिएक्शन के लिए ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। हाई टेम्परेचर से न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करने में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है इसके अगेंस्ट जाने में हेल्प मिलती है। तो high temperature increases the kinetic energy of nuclei which help them to cross the barrier, और क्रॉस करके फ्यूज होके एक heavier न्यूक्लियस बनाते हैं जिसमें कि large amount of energy रिलीज होती है। तो बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब 6th देखते हैं। Although the binding energy per nucleon curve is smooth and slowly varying, it shows the peak at nuclides like helium, oxygen. This considered as evidence of atom-like shell structure in nuclei. बच्चों वैसे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व स्मूथ होते हैं और स्लोली वेरी करते हैं, लेकिन इस कर्व पर कुछ पीक पॉइंट्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि हीलियम और ऑक्सीजन के न्यूक्लियाइड्स पर। ये पीक पॉइंट्स ये इंडिकेट करते हैं कि इन न्यूक्लियाई का शेल स्ट्रक्चर एटम लाइक है। अब ये शेल स्ट्रक्चर क्या है? शेल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। कि ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ये स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स पर अरेंज होते हैं, और जब ये न्यूक्लियॉन्स इन एनर्जी लेवल पर वेल अरेंज्ड होते हैं तब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। और बाइंडिंग एनर्जी का ज्यादा होना इन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और एनर्जी रिलीज को समझने में भी हेल्प करता है। तो बाइंडिंग एनर्जी और पर न्यूक्लियॉन के कर्व वैसे तो जनरली स्मूथ या स्लो वेरिंग होते हैं, लेकिन उन पर जो पीक पॉइंट्स होते हैं वो ये दिखाते हैं कि कुछ न्यूक्लियाई जैसे हीलियम और ऑक्सीजन में एटम लाइक शेल स्ट्रक्चर होता है, और ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को और एनर्जी रिलीज को इसी तरह से समझने में हेल्प करता है। तो बच्चों आपको ये 6 पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 7th पॉइंट। इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स आर अ पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। They are identical in mass, their charges are equal in magnitude and opposite. बच्चों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर है। एंटी पार्टिकल क्या होता है? एंटी पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जो किसी दूसरे पार्टिकल के प्रॉपर्टीज का मिरर इमेज होता है। पर्टिकुलरली जैसे चार्ज की बात करें तो अगर एक पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, लेकिन मास और स्पिन एक जैसी होनी चाहिए, ये सेम रहेंगी। ऐसे दो पार्टिकल्स को पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का पेयर कहेंगे। मींस मास और स्पिन में सेम लेकिन चार्ज अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है? पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर है। It is found that when an electron and positron come together, they annihilate each other, giving energy in the form of gamma ray photon. बच्चों जब पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल मिलते हैं तो वो एनिलेट करते हैं, मींस लार्ज अमाउंट में एनर्जी एमिट करते हैं। तो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एनिहिलेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई वो फोटॉन्स की फॉर्म में रिलीज होती है, लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर जब एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसके लिए क्या लिखा हुआ है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रे फोटॉन्स। गामा रे फोटॉन्स एक तरह की हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो विजिबल लाइट से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो मीन्स जब एनिहिलेशन होता है तो एनर्जी बहुत लार्ज अमाउंट में निकलती है, और ये लार्ज अमाउंट वाली एनर्जी मींस गामा रे फोटॉन्स की फॉर्म में रिलीज होती है। तो आपको ये 7th पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट 8th पॉइंट। रेडियो एक्टिविटी इज एन इंडिकेशन ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। बच्चों अगर किसी न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है तो मीन्स वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। एनर्जी रिलीज करके वो स्टेबल होना चाहता है, मीन्स उससे एनर्जी इसलिए रिलीज हो रही है कि वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाए।
रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए स्पॉन्टेनियसली एनर्जी और पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल, गामा रे, हाई एनर्जी फोटॉन्स ये रिलीज करते हैं स्टेबल होने के लिए। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। स्टेबिलिटी रिक्वायर्स द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन टू बी अराउंड 1:1 फॉर लाइट न्यूक्लियाई। बच्चों, लाइट न्यूक्लियाई जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, इनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर 1:1 के रेशियो पर होता है, मीन्स 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन। ठीक है। दिस रेशियो इंक्रीजेज अबाउट 3:2 फॉर हैवी न्यूक्लियाई। लेकिन जब हैवी न्यूक्लियाई की बात करते हैं जैसे यूरेनियम है, लेड है, तो वहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है न्यूक्लियस के अंदर वो बहुत बढ़ जाता है। तो उससे ओवरकम करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए, तो तब ये रेशो हो जाता है 3:2, मतलब 2 प्रोटॉन्स के साथ 3 न्यूट्रॉन्स, जिससे कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ओवरकम कर दिया जाए अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स से जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाइट न्यूक्लियाई के लिए जो रेशो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का न्यूक्लियस में वो 1:1 होता है, लेकिन हैवी के लिए ये 3:2 हो जाता है। क्यों हो जाता है आपको समझ में आ गया? फोर्स ऑफ रिपल्शन से ओवरकम करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैवी न्यूक्लियाई में बहुत ज्यादा होते हैं। मोर न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ रिपल्शन अमंग द प्रोटॉन्स। तो ये तो हमने समझ ही लिया। न्यूक्लियाई विच आर अवे फ्रॉम द स्टेबिलिटी रेशियो, दैट इज न्यूक्लियाई विच हैव एन एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर अनस्टेबल। तो बच्चों, अगर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ जाता है, मीन्स न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए, प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, तो ये बैलेंस अगर बिगड़ गया तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और रेडियो एक्टिव डिके करता है स्टेबल होने के लिए। इनफैक्ट ओनली अबाउट 10% ऑफ नोन आइसोटॉप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर स्टेबल। बच्चों, हम जितने भी आइसोटॉप्स जानते हैं उनमें से बस 10% ही जो है वो स्टेबल हैं। अदर्स हैव बीन either artificially produced in laboratory by bombarding alpha, p, d, n or other particles on targets of a stable nuclear species or identify in astronomical observation of matter in the universe। बच्चों, एक्चुअली हम जितने भी आइसोटॉप्स यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर्स होते हैं उन्हें जानते हैं, उनमें से सिर्फ 10% ही नेचुरली स्टेबल हैं, बाकी 90% आइसोटॉप्स वो अनस्टेबल होते हैं। साइंटिस्ट ने कुछ अनस्टेबल आइसोटॉप्स लैब में बनाए हैं आर्टिफिशियली। ये आइसोटॉप्स तब बनते हैं जब स्टेबल न्यूक्लियाई पर कुछ पार्टिकल्स जैसे अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, ड्यूटेरॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड किया जाता है। कुछ अनस्टेबल आइसोटॉप्स स्पेस में ही बन जाते हैं नेचुरल प्रोसेस में। साइंटिस्ट ने ये आइसोटॉप्स को स्पेस में ही डिटेक्ट किया है, जैसे कि स्टार्स, गैलेक्सीज, इनमें। तो इस तरह से कुछ आइसोटॉप्स लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और कुछ स्पेस में नेचुरली ही डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन उनका स्टेबिलिटी रेशो बहुत कम होता है, मींस बहुत कम % ही आइसोटॉप्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं। तो हम सारे आइसोटॉप्स को देखें तो सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो किसी डीके के बिना स्टेबल हैं, मतलब कि वो अपने आप टूटते या फिर अपने आप चेंज नहीं होते। बाकी के 90% वो अनस्टेबल हैं, टाइम के साथ रेडियो एक्टिव डिके करते रहते हैं जिससे कि वो स्टेबल बने रहें। मींस ज्यादातर आइसोटॉप्स जो हैं वो नेचुरली स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से रेडियो एक्टिव डिके करते रहते हैं स्टेबल होने के लिए। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।